तो बच्चों अभी हम लोग अपने फिटर टर्नर मशीनिस्ट के ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो सेट चलेगा दोस्त वो है सेट नंबर 08। देखो मैंने आपको अभी तक जितने सेट सॉल्व कराए ज्यादातर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूं जो कि आपके एग्जाम में मिलते रहे, है ना। मैंने अभी पिछले 7 सेट उठा के देखे तो मैंने ये देखा कि मैंने आपको मटेरियल से बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो आज का मेरा जो सेट होगा वो ज्यादातर मटेरियल के इर्द गिर्द होगा। मटेरियल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके इर्द गिर्द होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग आप ये समझो 75 में से 7-8 क्वेश्चन केवल मटेरियल से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ आज इंपॉर्टेंट मटेरियल के क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे कि आप बहुत मजा आएगा इसमें। इसके साथ साथ और भी जो टॉपिक होते हैं, जो छूटे हुए टॉपिक है, कल मैंने आपको सरफेस रफनेस के बारे में बहुत तगड़ा बताया था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि चलो पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है। जब भी कभी दो धातुएं आपस में मिलकर कोई भी दो धातु ले लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉपर और जिंक ले लिया, तो दो धातुएं आपस में मिलकर जब एक धातु बना लेती है, एक मिश्रण बना लेती है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना उसी को हम किस नाम से जानते हैं सर, उसी को हम लोग बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, है ना, मिश्र धातु। अब देखो बच्चों स्टील में आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, आयरन होता है, कार्बन होता है, कई बार स्टील में हम निकल क्रोमियम भी मिला देते हैं, तो ये मिश्र धातु है। पीतल जिसको ब्रास बोलते हैं, ध्यान रखना कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। ब्रॉन्ज ध्यान रखना हमेशा मिश्र धातु जो होती है बच्चों वो कॉपर और एसएन की होती है, Cu+SN की होती है ना। जबकि अगर बात कॉपर की करते हैं तो कॉपर अकेले सिंगल होता है मेरे दोस्त। तो कॉपर एक तरह की मिश्र धातु नहीं है। तो आप लोगों को पहचानना होगा कौन सी मिश्र धातु है और कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये लो बच्चों अगला सवाल, ये हमारा IOF फिटर में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और कांच पर उत्तीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। मतलब इन्होंने बोला है कि आप इसको देखिए और देखने के बाद ये पहचानिए कि कांच की सरफेस में इसमें किसके द्वारा खरोचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कांच की सरफेस हो रही, ओके सर, ये हमारी कांच की सरफेस हो रही, आप मुझे बताइए इसमें किसके द्वारा खरोचा जा सकता है। तो बच्चों आपको पता है कि कांच की सरफेस में एक तो डायमंड के द्वारा हम लोग खरोचा जा सकता है। डायमंड ना कांच को काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अरे भाई अगर इस्तेमाल काटने में हो रहा है तो खरोचा भी जा सकता है। ओके सर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है मेरे दोस्त वो भी कांच को काट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। लेकिन इसका आंसर एक्वा रेजिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं जा सकता। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाता तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो बैटरियों में होता है, तो बैटरी का एसिड गिरने से क्या कांच कटता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। तो पहला और दूसरा याद रखना, ये दो ऐसे केमिकल्स है जो हमारे कांच को भी ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और बच्चों डायमंड। नेट चाहिए बच्चों। अगला सवाल लिखा है रॉट आयरन इनमें से किसका यांत्रिक कंपोजिशन होता है? हाँ देखो रॉट आयरन बच्चों ये लोहे का शुद्ध रूप है। अगर मैं आपसे पूछूं रॉट आयरन क्या होता है तो कह देना रॉट आयरन लोहे का शुद्ध रूप होता है। इसमें लोहा होता है, लोहे के साथ बताइए क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन की मात्रा भी कई बार पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो कह देना रॉट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.02% से कम होता है। ओके तो आंसर बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी वाला उत्तर होगा आयरन प्लस कार्बन। ऑप्शन नंबर डी देख लो। ब्रास एंड कॉपर, प्योर आयरन एंड ऑक्सीजन, ये सब नहीं हो सकता भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन फेरस मेटल है? इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से कौन सा एक नॉन फेरस मेटल है। बड़ा प्यारा सवाल है, नॉन फेरस मेटल के बारे में बोला जा रहा है। तो सर एल्यूमिनियम, अब देखो बहुत ध्यान सुनना, नॉन फेरस, देखो आयरन में फेरस है, लोहा है, फेरस का मतलब होता है लोहा, और स्टील में भी लोहा है। देखो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दोनों में लोहा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला क्या है सर? उन्होंने बोला है नॉन फेरस मेटल बताइए। तो बच्चों प्लास्टिक ना नॉन फेरस तो है लेकिन मेटल नहीं है। क्या प्लास्टिक मेटल है? नहीं सर, इसका सही आंसर एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहिए। एल्यूमिनियम को हम लोग नॉन फेरस मेटल के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन तांबे का एस्ट है? बच्चों एस्ट याद कर लो क्योंकि एस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एस्ट याद कर लीजिए, जिसमें से लोहे के एस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं लोहे के कितने एस्ट होते हैं, तो लोहे के ध्यान रखना मेनली आपके 4 एस्ट होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला एस्ट बताइए कौन सा होता है? तो लोहे का सबसे पहला एस्ट होता है दोस्त मेरे हेमेटाइट। दूसरा जो लोहे का एस्ट होता है बच्चों उसका नाम होता है मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट के साथ अगला जो एस्ट होता है सर उसका नाम होता है सिडेराइट। सिडेराइट सिडेराइट के साथ अगला जो एस्ट होता है बच्चों उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर उसको बोलते हैं लिमोनाइट। देख लो, तो लोहे के हमारे ये 4 एस्ट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार इनसे क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान रखना, हेमेटाइट इनमें से कौन तांबे का एस्ट है? तो बच्चों देखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का है। बाक्साइट बच्चों, बाक्साइट और कोरंडम ये एल्यूमिनियम का एस्ट होता है। पायराइट, कॉपर पायराइट जो होता है सर ये किसका एस्ट है? सर ये कॉपर का एस्ट है। किसका है? सर कॉपर का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्रास। बोला जा रहा है कि ब्रास बताइए इनमें से क्या है ना बच्चों? ब्रास मतलब पीतल। अब आपसे पूछूं कि ब्रास क्या है तो कह देना ब्रास का सर मतलब होगा पीतल, और पीतल का मतलब होगा कॉपर प्लस जिंक। सर कॉपर प्लस जिंक यही हमारा ब्रास है, पीतल है। और अगर मैं बोलूं कि भैया ब्रास इनमें से क्या है? फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, तो सर इसमें कहीं पर तो फेरस तो है ही नहीं, तो फेरस वाला तो उत्तर डांट दो भाई, नॉन फेरस है। लेकिन बच्चों ब्रास ना 2 धातुओं का मिश्रण है, इसीलिए आप इसको क्या नाम से जान सकते हैं? सर आप लोग इसको बोल सकते हैं नॉन फेरस एलॉय। क्या बोल सकते हैं? सर आप इसको बोल सकते हैं नॉन फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, मोनोजाइट। मोनोजाइट बताइए इनमें से किसका एस्ट है? बच्चों मोनोजाइट 2 धातुओं का एस्ट होता है, उनमें से एक होता है थोरियम, एक होता है लिथियम, लेकिन मेन जो होता है बच्चों वो थोरियम होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मोनोजाइट किसका एस्ट होता है तो कह देना थोरियम का। लिथियम का भी मिल सकता है ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखना थोरियम हमारा मेन होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए इल्मेनाइट। ये सब वो एस्ट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं वैसे नहीं ला रहा हूं जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो। बच्चों ये जितने भी मैंने एस्ट यहां पर लिखा हूं ना सब के सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं इल्मेनाइट की बात करता हूं कि इल्मेनाइट बताइए किसका एस्ट है तो कह देना सर इल्मेनाइट जो होता है वो टाइटेनियम का एस्ट होता है। इसका होता है सर टाइटेनियम का, इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों। इल्मेनाइट का फॉर्मूला होता है FeTiO3। FeTiO3 ध्यान रखना, ये हमारा इल्मेनाइट का फॉर्मूला है, और ये तरह का टाइटेनियम टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आगे बोला जा रहा है व्हाट आर द मिनरल्स। इनमें से बताइए मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं? बच्चों जितने भी हमारे मिनरल्स है, जितने भी हमारे खनिज है, वो सब हमारे अकार्बनिक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? कह देना अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो हमारे खनिज होते हैं क्या वो द्रव अवस्था में पा सकते हैं? है ना बच्चों, इनऑर्डिनेट ठोस ही होते हैं। आप देखिए जितने भी हमारे खनिज होते हैं वो ऑर्डिनेट नहीं होते, इनऑर्डिनेट होते हैं, ठोस होते हैं। फिर होता क्या है कि उन ठोस अयस्क को हम लाते हैं, उसके अलावा जो है फिर उसका शोधन करते हैं, शोधन करने के बाद मुख्य धातु प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है? इनमें से बताइए वो कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है? देखो जो टेफ्लॉन होता है ना, ये टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। तो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? सर टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। देख लो बैकेलाइट। बैकेलाइट ध्यान रखना ये एक प्लास्टिक का नाम है। जितने भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब जैसे कि प्रेशर कुकर का हैंडल, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ध्यान रखना हम लोग बैकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी हमारे बुलेट प्रूफ वस्त्र होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे किसके बनाए जाते हैं? सर पॉलीएमाइड के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बताओ टिन इज अ मेटल। इन्होंने बोला है कि टिन एक धातु है, इसे बताइए किस वर्ड में रखा जाता है? बच्चों ध्यान सुनो, टिन एक धातु है, आप मुझे बताइए इसे किस वर्ड में रखा जाता है? तो टिन एक तरह का एसन है ना। अब बताओ सिर्फ एसन है ना, इसे आप क्या कहेंगे? सर एक तो ये नॉन फेरस है, नॉन फेरस है, और मेरे भाई जो टिन होता है वो सिंगल अकेले आता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ आता है, इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब देखो फेरस गलत, फेरस एलॉय गलत, नॉन फेरस एलॉय कहना गलत है। नॉन फेरस एलॉय कहना गलत है भाई, क्यों गलत है नॉन फेरस एलॉय? क्योंकि एलॉय थोड़ी ना है, मिश्र धातु थोड़ी ना है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिश्र धातु क्या होता है? बच्चों मिश्र धातु जिसको आप एलॉय के नाम से जानते हैं, उस एलॉय का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का कॉम्बिनेशन। तो मिक्सचर ऑफ मेटल इन एनी, है ना, प्रोपोर्शन गलत, एनी प्रोपोर्शन टोटली गलत है। ये धातुओं का मिश्रण होता है लेकिन निश्चित अनुपात में।
धातुओं का मिश्रण होता है एक निश्चित अनुपात में, तब हम उसको एलॉय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये लो, निम्नलिखित में कौन सा एक पिटवा लोहा की विशेषता नहीं है? इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी पिटवा लोहा की विशेषता नहीं है। पहला लिखा है अचानक और अत्यधिक झटके झेलना, बस यही नहीं है बच्चों। होता क्या है कि पिटवा लोहा जो है बहुत सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि इंपैक्ट लोड को सहन कर ही नहीं सकता। डक्टाइल होता है, बिल्कुल एकदम सही, आसानी से फोर्ज और वेल्ड किया जा सकता है, ये भी सही। टफ और मेलेबल होता है, एकदम सही। बच्चों ये सही है। यहां टफ का मतलब जो है चीमड़पन से है, कठोर से नहीं है। ये क्या है सर? चीमड़पन से मतलब है। लेकिन जो हमारा रॉट आयरन होता है वो कह सकते हो इतना ज्यादा कम कार्बन होने की वजह से, बहुत कम कार्बन होता है, वो बहुत ज्यादा कह सकते हो सडन और इंपैक्ट लोड नहीं सहन कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है उत्तर वो पिटवा लोहा के सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, पिटवा लोहा का बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना? तो मैंने शायद इसका आंसर पिछली बार दिया था, लेकिन वो मेन क्वेश्चन नहीं था, है ना? मैंने आपको बताया था इसका आंसर, मुझे याद है अच्छे से, लास्ट सवाल में, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं आया था। तो मैंने आपको बताया था कि रॉट आयरन या पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप होता है, और लोहे के शुद्ध रूप में जो भी कभी आपसे पूछा जाए तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए। बता चुका हूं, इसलिए नहीं डिटेल मैंने बताई है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना मुझे, आपको वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, मुझे तो मेन वो बताना है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। जैसे कि ये वाला सवाल आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ला, इससे क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। देखो जो हमारा ब्रास होता है ना, इसमें क्या होता है? कहते हैं कॉपर और जिंक होता है ब्रास में। ब्रॉन्ज में क्या होता है सर? ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और एसएन। देख लो, जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल ये जर्मन सिल्वर में। स्टेनलेस स्टील में क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोमियम, निकेल और आयरन। तो ए और बी का तीसरा और चौथा, ये देखिए ए और बी का तीसरा और चौथा यहां मिल गया मुझे, बाकी इसका दूसरा, फिर ये पहला, है ना? ये कुछ ऐसी मिश्र धातु है जो हर बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है ना? चलो नेक्स्ट आइए, चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनता है? इन्होंने बोला है कि चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनता है। बच्चों जब भी कभी हम आपसे कहते हैं कि चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनाना है, कास्ट आयरन के भी प्रकार होते हैं। अगर हमें चिल्ड कास्ट आयरन बनाना है, देखो लिखा है ना चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन का मतलब यह है कि एक ऐसा कास्ट आयरन जिसे आपने बहुत तेजी से ठंडा करके बनाया हो। ओके, तो आंसर इसका जाएगा कि जब हम पिघले हुए आयरन को क्विक कूलिंग कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास लोहा पिघला हुआ है, उसकी अगर आपने क्विक कूलिंग कर दी बच्चों, तो ध्यान रखना क्विक कूलिंग करने के बाद हमारे पास कौन सा कास्ट आयरन बन जाता है? चिल्ड कास्ट आयरन, है ना? यहां पर एक और चीज होती है, तांबा मिलाना, क्रोमियम मिलाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक और आता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? नोडुलर कास्ट आयरन कैसे बनता है? एक और आता है नोडुलर कास्ट आयरन। याद रखना, नोडुलर कास्ट आयरन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी पिघली हुई धातु है, पिघली धातु, ध्यान रखिएगा, पिघली धातु में अगर आपने मैग्नीशियम मिला दिया है, मैग्नीशियम मिला दिया है, तो बताइए कौन सा कास्ट आयरन बन जाएगा? सर नोडुलर कास्ट आयरन बन जाएगा। नेक्स्ट है अगला, बताओ गन मेटल में बताइए इनमें से क्या मौजूद होता है? बच्चों गन मेटल एक बहुत इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है और अक्सर एग्जाम में आता है। गन मेटल में एल्यूमिनियम नहीं होता, पहली बात तो। सर गन मेटल में कॉपर होता है, मैग्नीज नहीं होता, ठीक है? कॉपर होता है, इसके अलावा क्या होता है? जिंक होता है, जिंक के साथ एसएन होता है। कॉपर, जिंक और एसएन, ध्यान रखना, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके नाम से जाना जाता है? सर गन मेटल के नाम से जाना जाता है, गन मेटल। तो इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, जिंक और एसएन। एसएन को ही टिन कहते हैं मेरे दोस्त। यूटेटेड मिश्र धातु, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? एक तरह का सोल्डर होता ही है। आपको बता दें, सोल्डर में दो मेन धातुएं पाई जाती हैं, उनमें से एक होती है पीबी और दूसरी बताइए क्या होता है? एसएन। सर पीबी और एसएन दो मेन धातु होती है हमारी सोल्डर में। सोल्डर में ध्यान रखना, एक तरह का सोल्डर होता है, इसे यूटेटेड एलॉय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग अपने लेड की मात्रा को 37% कर लेते हैं और एसएन की मात्रा को 63 कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये दो कॉम्पोजिशन है, यानी लेड को हमने 37% कर लिया और एसएन को 63 कर लिया, तो बच्चों जो हमें सोल्डर मिलता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है ना? तब आपको मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर मिलता है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर मिलता है बच्चों। और ध्यान रखना वो टेम्परेचर होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। तब वैसा एलॉय हमारे यूटेटेड एलॉय के नाम से जाना जाता है ना?
तो बच्चों ध्यान रखना इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 63% टिन एंड 37% एसन, है ना, लेड सॉरी। नेक्स्ट आइए, बताओ भट्टी की दीवार में, ये सब कॉमन सवाल है, अभी तक एक भी सेट में नहीं आए थे और मुझे अचानक से याद आ गया कि भैया ये भी एक क्वेश्चन पेपर है आपके में है, मैंने सोचा इसको भी जल्दी से निपटा देते। भट्टी की दीवार की सबसे अंदरूनी सतह पर उपयुक्त पदार्थ जो उच्च ताप और भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया का विरोध करता है। देखो जितनी भी हमारी फर्नेस होती है ना, हर एक फर्नेस के अंदर हम लोड ईंटों का अस्तर लगाते हैं। जितनी भी फर्नेस होती है बच्चों, फर्नेस में क्या होता है कि इनको हाई टेम्परेचर सहना होता है। सर इनको हाई टेम्परेचर सहना होता है और इसीलिए इनके अंदर हमें ईंटों का एक अस्तर लगाना होता है, ठीक है। उसी अस्तर को बताइए किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टरी के मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आपको पता है कितने तरह के होते? सर ये हमारे होते 3 तरह के। एक होता है एसिडिक, रखना रिफ्रैक्टरी मटेरियल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला कौन सा? सर पहला होता है एसिडिक रिफ्रैक्टरी। दूसरा बताइए कौन सा होता है? बेसिक। और ध्यान रखना तीसरा होता है न्यूट्रल। ओके, तो 3 तरह के रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हैं। हिंदी में इसको अग्निसह ईंटों का अस्तर कहते हैं। चलो अगला सवाल देखिए, मशीनिंग के दौरान कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज कैसे बनती है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस चिप, एक होती है डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, है ना। पहली कॉन्टिन्यूअस, दूसरी डिसकॉन्टिन्यूअस। बच्चों एक तीसरी चिप और होती है, जो चिप पता है कहां बनती है? जो चिप हमेशा टूल के साथ बनती है और बच्चों टूल के साथ चिपकी रहती है, एक नई एज बना देती है। सर इसको पता है किस नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज, BUE, है ना। ओके, तो बच्चों देखो फिर से एक चिप बताइए कौन सी होती है? सर एक चिप का नाम है कॉन्टिन्यूअस चिप। ये तब बनती है, तो क्या ना, ये तब बनती है जब मटेरियल कैसा होगा? डक्टाइल। ओके, ये तब बनती है सर, ये तब बनती है जब मटेरियल कैसा होगा? ब्रिटेल। और ये कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज कब बनती है? सर ये तब बनती है जब मटेरियल तो डक्टाइल होगा। मटेरियल तो कैसा होगा? सर मटेरियल होगा डक्टाइल विद नो लुब्रिकेंट। जब हम लोग किसी तरह का कोई भी लुब्रिकेंट नहीं यूज करते, लेकिन कैसा मटेरियल होना चाहिए? डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, तब बिल्टअप एच टी चिप बनती है। हालांकि और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, है ना, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है इसमें। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस चिप बनानी है तो कटिंग स्पीड हाई रखनी होती है। ब्रिटल डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनानी है तो कटिंग स्पीड लो रखनी होती है। अब मेरी बात समझो। फिर अगर कॉन्टिन्यूअस चिप बनानी है तो डेप्थ ऑफ कट और फीड, सर इन दोनों का मान कम रखना होता है ना। डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनानी है तो डेप्थ ऑफ कट और फीड इन दोनों का मान ज्यादा रखना होता है। हर एक पॉइंट इसको क्लियरफाई करना होगा आपको। बोलो भाई, बात सब लोग क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोगों को समझना होगा कि कब कॉन्टिन्यूअस चिप बनती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने माइल्ड स्टील की मशीनिंग करने जा रहे हो जो कि एक डक्टाइल मटेरियल है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस, जबकि अगर कास्ट आयरन की मशीनिंग करने जा रहे हो तो बनने वाली चिप हमारी कैसी होगी? डिसकॉन्टिन्यूअस, टूट टूट के बनेगी। सवाल में लिखा था कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज। बिल्टअप एज की बात की जा रही है तो वो हमेशा क्रिस्टली बनती है सर, डक्टाइल मटेरियल के लिए बनती है। लेकिन कब बनती है डक्टाइल मटेरियल के लिए? जब कोई भी लुब्रिकेंट यूज ना किया जाए, मतलब नो लुब्रिकेंट इज यूज। ओके, क्लियर है ना? तो ये बात आपकी चिप से रिलेटेड थी। चलो अगला सवाल देखिए, 21 नंबर। मिलिंग और ब्रोचिंग मशीन में काम करने के लिए बताइए कौन सा कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं? मिलिंग और ब्रोचिंग का मतलब है ना बच्चों, याद रखना है जो मिलिंग और ब्रोचिंग है, कभी आप ब्रोच टूल देखिए तो ब्रोच टूल ऐसे बेलनाकार होता है, उसके परिधि में ढेर सारे कट बने होते हैं, है ना। जबकि मिलिंग टूल ऐसे सर्कुलर होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे दोनों टूल हमारे एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कैसे टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। अब मुद्दे की बात सुनिए ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बना के दिखाया, है ना। सर ये क्या बना रहे हो? कह देना सर ये हलवा बना रहे हैं माफ करिए ना दोस्त, ये हलवा नहीं बन रहा, ये हमारा मिलिंग कटर बन गया, ऐसे मिलिंग कटर। सर ये मिलिंग कटर बन गया ऐसे, और मिलिंग कटर में मैंने एक मटेरियल रख दिया बच्चों, इस मटेरियल को मैंने बोल दिया डक्टाइल मटेरियल, है ना। देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मिलिंग कटर है, ठीक है। मिलिंग कटर जो है सर वो डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग कर रहा है, तो बताइए कैसी चिप बनेगी?
तो आपके हिसाब से सर डक्टाइल में तो कॉन्टिन्यूअस बननी चाहिए। तो बच्चों डक्टाइल में कॉन्टिन्यूअस तो बनती है, लेकिन अगर आपने टूल को मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज कर लिया, यानी जिसमें पहला ये टटाई करेगा फिर ये, यानी टूल अपनी पोजीशन को ही छोड़ दे रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मटेरियल डक्टाइल होने के बावजूद भी हमेशा इसमें कौन सी चिप बनेगी, डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनेगी। ओके, तो आप क्या सीखे सर? मैं ये सीखा कि अगर आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से मशीनिंग करते हैं तो मटेरियल चाहे डक्टाइल हो चाहे मटेरियल ब्रिटल हो, हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनेगी। सीधे ना? चलो नेक्स्ट आइए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने रहा। हाँ नेक्स्ट आइए, अगला 22वां नंबर। बच्चों 22वां नंबर सवाल बोला जा रहा है एकल बिंदु काटने वाले उपकरण। सर इन्होंने बोला है एकल बिंदु यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फेस और फ्लैंक के बीच कितना कोण बनता है। बच्चों ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये टूल बनाते दिखाया है बच्चों, ये टूल बनाते दिखाया और आपको मैं बता दूं टूल की ये वाली सरफेस बताइए किस नाम से जानी जाती है? सर टूल की ये वाली सरफेस को बोला जाता है फेस, और ये बताइए ये वाली सरफेस को बताइए किस नाम से जाना जाता है? फ्लैंक। तो बच्चों ये जो फेस और फ्लैंक के बीच एंगल होता है सर, इसी एंगल को बताइए क्या बोला जाता है? लिप एंगल, है ना? क्या बोलते हैं? लिप एंगल। साइन से शो करते हैं। तो बच्चों साइन का ही नाम क्या है? सर साइन का नाम है लिप एंगल। नॉर्मली जो इसका मान होता है वो कितना होता है? तो कह देना ये नॉर्मली मान इसका 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 80 डिग्री तक, सेंटीग्रेड क्यों बोल रहे हो भैया? तो 60 से 80 डिग्री डिग्री तक इसका मान होता है, लिप एंगल इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा। कुछ लोग होगा रेट एंगल सही, नहीं, रेट एंगल तब आंसर होता है जब यहां पर एक रेफरेंस प्लेन बना देते और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेफरेंस प्लेन और फेस के बीच ये एंगल कितना बनेगा। तो बच्चों इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड रेट एंगल, है ना? नेक्स्ट आइए, ये ले कटिंग स्पीड का सवाल है भैया। कटिंग स्पीड का एक फॉर्मूला याद कर लो। कार्बाइड उपकरण का उपयोग करते हुए 1000 आरपीएम यदि स्पिंडल गति पे 30 mm व्यास की मशीनिंग करनी है तो बताइए ऑपरेशन की कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? चलो तो सुनिए, कटिंग स्पीड का एक ही फॉर्मूला हर बार इस्तेमाल करना होता है, डेट इज कॉल्ड पाई dn डिवाइड बाई 1000। अगर आप पाई dn डिवाइड बाई 1000 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही हमारे कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होगा। मैंने कहा वेरी गुड सर, कटिंग स्पीड में पाई, अच्छा डायमीटर कितना है? 30 mm। तो एक काम करते हैं ना सर, पाई की वैल्यू को 3.14 लिख देते हैं, डायमीटर 30 mm, आरपीएम तुम्हारा 1000, और मेरे भाई देखिए यहां पर 1000 इसका वो भी है। बच्चों ऐसा करने से जो कटिंग स्पीड आएगा वो मीटर पर मिनट में आएगा, ठीक है? तो मेरे भाई ये देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, तो 31.4 है ना, मल्टीप्लाई कर लो ना, तो आंसर 31.4 गुणे 3 आएगा। चेक कर लो, 31.4 गुणे 3, सर ये 94.2 मिनट के साथ जाएगा। हालांकि ये सवाल जो है ना शायद किसी एग्जाम में आया था और मुझे इसका डेटा भी याद था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? एकल बिंदु टूल का लिप एंगल कितना होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लिप एंगल कितना होता है ना? तो मैंने अभी बताया कि जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं मेरे दोस्त, तो ये होता है लिप एंगल, और इसका मान आपको मैंने अभी बताया 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 80 डिग्री तक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेगेटिव रेट एंगल किसमें देते हैं? नेगेटिव रेट एंगल समझते हैं? देखो सर, अगर आपका रेट एंगल ऐसा है तो ये कहलाएगा तुम्हारा पॉजिटिव रेट एंगल, ये कहलाएगा हमारा अल्फा पॉजिटिव है ना? नेगेटिव रेट एंगल कहां होता है? अगर आपने रेट एंगल ऐसे दिया है सर, ऐसे, ये देखो सर, अगर आपने रेट एंगल ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे, तो ये बताइए कौन सा रेट एंगल कहलाएगा? सर ये कहलाएगा नेगेटिव रेट एंगल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो नेगेटिव रेट एंगल क्या है? तो बच्चों नेगेटिव रेट एंगल कार्बाइड टूल में होता है, बिल्कुल एकदम सही। जितने भी टूल्स हमारे हाई कटिंग स्पीड रखते हैं उन सब में नेगेटिव रेट एंगल देते हैं। हैवी लोड के लिए होता है एकदम सही, हार्डर मटेरियल के लिए होता है एकदम सही। बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, ऑल ऑफ दीज के साथ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला सवाल है, टूल लाइफ पर उसके अधिकतम से न्यूनतम प्रभाव के मापदंडों का सही क्रम क्या होना चाहिए? देखो मैंने आपको बताया था कि टूल लाइफ पे बहुत सारे पैरामीटर अपने प्रभाव छोड़ते हैं, है ना? और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है टूल लाइफ पे वो पड़ता है कटिंग स्पीड का।
देखो ध्यान रखना सब लोग, जब हम लोग कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं ना तो टूल लाइफ बहुत कम हो जाती है, टूल लाइफ बहुत कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना जब हम फीड बढ़ाते हैं बच्चों, तो फीड बढ़ाने से ध्यान रखना टूल लाइफ हमारी कम हो जाती है। लेकिन जब हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते हैं तो डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने से टूल लाइफ कम होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। ओके, तो टूल लाइफ पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? कटिंग स्पीड का, उससे कम फीड का, उससे कम डेप्थ ऑफ कट का, है ना। तो कटिंग स्पीड, फीड, और कहां से कहां पूछा, अधिकतम से न्यूनतम पूछा है तो अधिकतम प्रभाव कटिंग स्पीड डालता है, फिर फीड डालता है, फिर डेप्थ ऑफ कट आता है। इस सवाल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, अगला सवाल क्या है? 27 नंबर बोला जा रहा है इन एएसए सिस्टम। बच्चों एएसए सिस्टम में बोला है, मैंने आपको एएसए सिस्टम पढ़ाया था ना, इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया है और बोला जा रहा है कि साइड रेट एंगल क्या होना चाहिए। तो याद करो, सबसे पहला रेट एंगल होता है बैक रेट एंगल, दूसरा रेट एंगल होता है साइड रेट एंगल, याद है ना। तो दूसरा अगर साइड रेट एंगल होता है तो साइड रेट एंगल कितना हो जाएगा सर? 6 डिग्री हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 6 डिग्री के साथ जाना चाहिए, और कुछ नहीं है। देखो मैं समझाने तो पूरा समझा दूं, लेकिन जब मैं डिटेल बता ही चुका हूं आप लोगों को, तो क्यों ना हम लोग आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आइए, एकल बिंदु टूल के फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच एंगल बताइए। अरे भाई फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच एंगल पूछ रहा है। अरे जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने ये टूल है, ओके, तो टूल का ये रहा तुम्हारा फेस, और मेरे भाई ये क्या है? कह देना ये सर है रेफरेंस प्लेन। ओके, तो टूल के फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच ये एंगल जो होता है सर, इसे अल्फा बोलते हैं। और अल्फा तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? रेट एंगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आइए, बताइए 29 नंबर सवाल यह है कि मशीनिंग करते समय एक बिल्टअप एज कब बनती है? सर इन्होंने बोला बिल्टअप एज का कब बनती है, तो मैंने बताया कि बिल्टअप एज सर एक तरह की चिप होती है ना, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज। तो बच्चों याद रखना, हमारे सामने जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज होता है वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल की बनती है। कैसी? डक्टाइल मटेरियल की बनाई जाती है। लेकिन अगर हम उस मटेरियल की कटिंग स्पीड को लो कर दें, है ना, एट लो कटिंग स्पीड, है ना, एट लो कटिंग स्पीड, तो एट लो कटिंग स्पीड पे डक्टाइल मटेरियल पे बनने वाली चिप बिल्टअप एज होती है। कई बार यहां पर यह भी लिखा हो सकता है एट नो लुब्रिकेंट, कोई लुब्रिकेंट ना इस्तेमाल किया जाए, तब भी ये सही है। ओके, तो दोनों कंडीशन में हमारी बिल्टअप एज चिप बनेगी। तो डक्टाइल मटेरियल एट लो स्पीड, ये सवाल का सही आंसर जाना चाहिए बिल्टअप एज बनने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, देखो अमेरिकी सिस्टम में 10, 12, 8, 6, 15, 20, 3, है ना, बोला जा रहा है 12 क्या दर्शाता है? ठीक है भैया, पहला होता है बैक रेट एंगल, दूसरा होता है साइड रेट एंगल, याद है, पहला होता है अल्फा बी, दूसरा होता है अल्फा एस। तो इन्होंने 12 को बोला है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? साइड रेट एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, बच्चों अगला सवाल है धातु काटने की प्रक्रिया में, चिप उपकरण मतलब टूल, और उस क्रम में कार्य के बीच उत्पादित ऊष्मा कितनी होनी चाहिए? इन्होंने बोला है इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द चिप, टूल एंड वर्कपीस। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी मशीनिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीनिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें हीट जनरेट होती है। बच्चों याद रखना, उस हीट का हिस्सा, कुछ हिस्सा चिप को मिलता है, कुछ हिस्सा टूल को मिलता है, और बच्चों उसके बाद हमारा कुछ हिस्सा किसको मिलता है? वर्कपीस को। ये रेशियो पूछा जा रहा है। आप लोग मान लो मशीन कर रहे हो, लेथ मशीन में टर्निंग प्रोसेस कर रहे हो, तो देखा है जॉब कितना ज्यादा गर्म हो जाता है, देखा है नहीं देखा? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि चिप जो होगी, सर अगर मैं चिप की बात करता हूं तो चिप ध्यान रखना 80% का हिस्सा ले जाती है, टूल लगभग 10 से 15% का हिस्सा ले जाती है, टूल हीट का 10 से 15% का हिस्सा ले जाएगी, और वर्क पीस जो होगी सर वो 5 से 10% का हिस्सा ले जाती है। सबसे ज्यादा हिस्सा कौन ले जाता है? सर सबसे ज्यादा हिस्सा ले जाता है तुम्हारा चिप। अब मेरी बात समझो, तो आंसर बताइए इसका किसके साथ जाएगा? 80, 10, 10, ये इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखो नेक्स्ट है अगला, बताइए 32 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस उपकरण सामग्री को काटने की गर्म कठोरता का बढ़ने का सही क्रम है ना। इन्होंने बोला है कि आप जो है हॉट हार्डनेस का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस? सर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है,
ध्यान सुन लो। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे कमजोर जो इनमें से है वो हाई स्पीड स्टील है ना, और सबसे बेकार टूल जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर आएगा कार्बाइड टूल का, और बच्चों इसके बाद नंबर आएगा तुम्हारा डायमंड का, डायमंड है ना। और आपसे कोई पूछे ये हॉट हार्डनेस है क्या, क्या है हॉट हार्डनेस, तो कहना हॉट हार्डनेस का मतलब होता है मेरे दोस्त कि टूल हमारा गर्म होने के पर भी अपनी हार्डनेस ना खोए। जब हमारा टूल गर्म होने पर अपनी हार्डनेस नहीं खोता उसी को हम हॉट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे कम हॉट हार्डनेस हाई स्पीड स्टील की होती है, मतलब ये ना 200 पर अपनी हार्डनेस खो देता है ना। फिर इसके बाद कार्बाइड, फिर हमारा डायमंड। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होना चाहिए। हॉट हार्डनेस का सर बढ़ता हुआ टर्म है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट आइए। आहा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नोज रेडियस के बारे में कौन सा कथन सही है। नोज रेडियस समझते हैं क्या होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये टूल दिखाया, सर मैंने मान लीजिए आपके सामने ये टूल बना के दिखाया है ना। तो बच्चों कोई भी कटिंग टूल आप जब बनाते हैं ना, तो हर एक कटिंग टूल का ये जो किनारा है, इस किनारे को थोड़ा सा आप कर्व सरफेस दे देते हैं, कर्व सरफेस। पता है ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपने ये कर्व सरफेस नहीं दिया, अगर ये आपने कर्व सरफेस नहीं दिया तो ये टूल जैसे ही लगाओगे ना तुरंत टूट जाएगा। तो नोज रेडियस दी जाती है। तो बच्चों जब भी कभी नोज रेडियस के बारे में ध्यान रखना, जब भी कभी हम नोज रेडियस देते हैं तो टूल की टूल लाइफ बढ़ जाती है। अब आपके मन में आएगा क्यों बढ़ जाती है भैया, जब नोज रेडियस नहीं दे रहे थे तो टूल टूट जा रहा था, दे दिया तो टूल की टूल लाइफ बढ़ गई है ना। बच्चों नोज रेडियस देने से, नोज रेडियस देने से शार्पनेस कम हो जाती। शार्पनेस का मतलब समझते हैं सर, शार्पनेस का मतलब होता है हरा जो किनारापन है वो खत्म हो जाता, कम हो जाता, शार्पनेस कम हो जाती। नोज रेडियस देने से शार्पनेस कम हो जाती है, और शार्पनेस कम हो जाएगी तो लगने वाला जो कटिंग फोर्स है, तो डिनोट कटिंग फोर्स के बारे में बोला है, कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। शार्पनेस कम हो जाएगी, कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। बच्चों नोज रेडियस देने से सरफेस फिनिश बढ़िया होती है, ये भी ध्यान रखना। जब भी कभी हम नोज रेडियस बढ़ाते हैं ना, तो दूसरा ध्यान रखना जो सरफेस फिनिश है, सर सरफेस फिनिश ध्यान रखना, सरफेस फिनिश हमारी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। नोज रेडियस देने से सरफेस फिनिश बढ़ जाती है। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो ये इंप्रूव टूल लाइफ एकदम सही, यह रिड्यूस कटिंग फोर्स गलत, कटिंग फोर्स बढ़ा देता है। सरफेस फिनिश सुधार करता है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला और तीसरे के साथ जाना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। नोज रेडियस का इफेक्ट जरूर याद कर लो, क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट आइए। अल्लाह बच्चों 34 नंबर सवाल देखो क्या है। 34 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और बताइए टूल लाइफ पे, उपकरण जीवन का मतलब होता है टूल लाइफ, टूल लाइफ पे उनके प्रभाव के घटते हुए क्रम के बारे में बताइए। है ना, हमें कौन सा क्रम बताना है सर, हमें इसका घटता हुआ क्रम बताना है कि घटता हुआ क्रम का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, चलो बताइए उत्तर। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने घटता हुआ क्रम बोला है, तो क्या आंसर जाना चाहिए, तो सवाल का सही आंसर जाना चाहिए नोज रेडियस। ध्यान सुनो सर, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड के बाद प्रभाव पड़ता है डेप्थ ऑफ कट, फीड का, फीड के बाद डेप्थ ऑफ कट, फिर नोज रेडियस। घटता हुआ क्रम पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों घटते हुए क्रम को मैंने यहां पर निकाल दिया, ये हमारा घटता हुआ क्रम हो जाएगा 2 4 3 8। तो 2 4 3 8 ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाने वाला है सर, ए वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए बताओ 35 नंबर। बच्चों 35 नंबर बोला जा रहा है सामग्री पर विचार करें। हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड, इनकी गतियों का क्रम बताना है, वो भी घटता हुआ क्रम है ना। बच्चों गति का घटता हुआ क्रम बताना इस बार। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो स्पीड आती है टूल की वो डायमंड की होती है, उससे कम सिरेमिक की, उससे कम सीमेंटेड कार्बाइड की, उससे कम हाई स्पीड स्टील की। 4 3 2 1 है ना। तो सवाल का सही उत्तर बताइए किसके साथ जाएगा सर, 4 3 2 1 के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा बी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए बताओ 36 नंबर सवाल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्या है, एक मशीनिंग ऑपरेशन में काटने की गति को दुगना करने में, है ना। बच्चों इन्होंने बोला है काटने की गति को दुगना करना है, स्पीड को हमें क्या करना है, दुगना करना है। और टूल का टूल लाइफ कितना हो जाता है सर, टूल का टूल लाइफ हो जाता है 8/8। भाई कटिंग स्पीड डबल करोगे तो टूल लाइफ कम हो जाएगी 8/8। तो टेलर टूल लाइफ इक्वेशन में एन की वैल्यू बतानी है सर, एन का मान बताना है।
कैसे पता चलेगा? सर टेलर टूल लाइफ इक्वेशन होती है v t की पावर n बराबर कांस्टेंट, ये होता है। सर कटर स्पीड हमारी डबल हुई है, लेकिन देखो सर टूल लाइफ क्या हुई है, 1/आधी, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं v1 t1 की पावर n बराबर v2 t2 की पावर n। तो पहले ही वेलोसिटी v, पहला टूल लाइफ t, बाद में वेलोसिटी दुगनी इसलिए वेलोसिटी 2v, बाद की टूल लाइफ 8/8 इसलिए t/8 की पावर n, है ना। तो जो जो आपने कहा था सर मैं वो सारा का सारा वैल्यू यहां पुट कर दिया। v से v कैंसिल, t की पावर n से t की पावर n कैंसिल। अब मेरी बात समझो, दो ऐसे नीचे आएगा 8/2 और यहां कितना आ जाएगा 8/8 की पावर n। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चों। अगर जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, यहां देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं सर, ये जो 8 है ना इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3n, है ना। तो यहां 8/2 है, जबकि यहां क्या है 8/2 की पावर 3 है। अगर जैसी कंपेरिजन कर देंगे तो उधर 1 यहां 3n, तो n बराबर बताइए कितना हो जाएगा 8/3। तो आप लोगों से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं 8/3 के साथ, इस सवाल का सही आंसर जाएगा। बस ये आपको टेलर टूल लाइफ इक्वेशन पता होना चाहिए कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ऐसे ही सवाल हमारा अगला है 37 नंबर। एक कार्बाइड जो है उसके लिए n की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.25 का मतलब 1/4। एक हल्के स्टील के साथ वर्क पीस, कटिंग स्पीड भी इन्होंने दे दी, कितनी दे दी कटिंग स्पीड 60 मीटर पर मिनट, ये कटिंग स्पीड दे दी। देख लो, अब इन्होंने टूल लाइफ भी दे दिया सर, टूल लाइफ दे दिया 1 घंटे 21 मिनट। बच्चों ध्यान रखना है 1 घंटे 21 मिनट को मिनट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें मिनट में वैल्यू रखते हैं। तो 1 घंटे 21 मिनट को 81 मिनट कह सकते हैं। बच्चों बोला जा रहा है कि बताइए इसका टेलर टूल लाइफ के लिए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सी का मान पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा सी का मान? तो सी का मान निकालने के लिए सीधा सीधा वी टी की पावर n बराबर कांस्टेंट लगा दो। v तुम्हारा 60, t की वैल्यू 81, है ना, और 81 के बाद हमारा कितना हो जाएगा n की वैल्यू 8/4 बराबर सी। मेरे भाई 60, 81 की पावर 8/4 कितना हो जाएगा? तो कहना 81 की पावर जब 8/4 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? 81 की पावर 8/4 का मतलब हो जाएगा हमें यहां पर 3 लिखना होगा, 3। और जैसे 3 लिखेंगे तो यहां से सी की वैल्यू देखिए 36 18 180 पता चल जाएगा, है ना। तो सी की वैल्यू 180 ऑप्शन नंबर में। प्यारा सवाल था ये भी। नेक्स्ट आइए अगला। ये सब क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, 72 mm व्यास के वर्कपीस का समय क्या होना चाहिए यदि स्पिंडल गति 80 आरपीएम है, क्रॉस हेड फीड 0.3 mm रिवोल्यूशन है, तो बताइए समय कितना होना चाहिए। सबसे पहले देखो उन्होंने क्रॉस फीड की बात की है बच्चों, याद रखना क्रॉस फीड तब दी जाती है, इस बात को पहले समझो, कह देना क्रॉस फीड तब दी जाती है जब हमें फेसिंग करना होता है। मेरे भाई जैसे कि मेरे पास ये जॉब है और इसका डायमीटर इन्होंने कितना दे रखा है सर? डायमीटर दे रखा है हमारे पास 72 mm व्यास। अगर मुझे इसकी फेसिंग करनी है तो फेसिंग करने का मतलब हमारा बताइए टूल कहां से कहां बढ़ेगा। तो मैंने आपको बता रखा है फेसिंग करते समय हमारा जो टूल होता है वो यहां से इतनी दूरी आगे बढ़ता है, बस किनारे से सेंटर की ओर, सेंटर से आगे नहीं जाता। तो अगर हमारे पास 72 mm का व्यास है तो बताइए रेडियस कितनी mm की हो जाएगी सर? रेडियस हो जाएगी 36 mm की, और इसी रेडियस में टूल आगे बढ़ेगा। देख लो, टूल को हमें केवल और केवल 36 mm ही आगे बढ़ाना है। तो जब भी कभी तुम्हें टाइम निकालना हुआ करे तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टूल द्वारा चली गई दूरी, है ना, चूंकि मिनट में निकालना है इसीलिए डिवाइड बाई फीड इंटू एन, बस ये कर दो, टूल द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाई फीड इंटू एन, ये सवाल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे भाई टूल को आगे बढ़ना है 36 mm में है, ओके। फीड कितनी है? फीड है 0.3 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब mm पर रिवोल्यूशन। और आरपीएम कितना है सर? आरपीएम है 80 आरपीएम। L डिवाइड बाई एफ इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करा लूं तो सॉल्व कराने से देखिए कितना आंसर आ जाएगा। तो 1 तो दशमलव उड़ा दीजिए 0 से, 3 से उड़ा दीजिए 36 को 12 से, तो आंसर इसका जाने वाला है 12/8 मिनट, है ना।
12/8 मिनट को बताइए कितना बोल सकते हैं सर? 12/8 मिनट का मतलब होगा 1.5 मिनट। तो प्रश्न का सही आंसर 1.5 मिनट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम पूछे तो ऊपर लेंथ होता है डिवाइड बाई फीड इंटू एन, है ना? तो ऊपर लेंथ डिवाइड बाई फीड इंटू एन, ये हमें कटिंग टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट आइए बच्चों, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है एक जनरल ट्रेड का सवाल, SAE 30 ये क्या बताता है? अरे याद रखना, ये जो SAE 30 है ना, पहले बात तो SAE इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, SAE का पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। ना रखना, तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजन, सॉरी इंजीनियर निकला है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजन, ये इसका पूरा नाम होता है। और इसके आगे जो संख्या लिखी होती है ना, वो संख्या आपको क्या बताती है सर? विस्कोसिटी बताती है, श्यानता बताती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है नेक्स्ट आइए, सिरेमिक टिप्स कैसे तैयार किए जाते हैं? आपको मैं बता दूं, सिरेमिक एक टूल का नाम है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पाउडर से तैयार किया जाता है ना? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान रखना, इसके पाउडर से हम लोग सिरेमिक टूल तैयार करते हैं। और सिरेमिक टूल की खास बात एक और है भाई, सिरेमिक टूल ना, ध्यान रखिएगा, एक तरह का ऐसा टूल होता है जो भंडोर होता है। कैसा होता है? भंडोर टूल होता है ना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, 41 नंबर सवाल बोला जा रहा है, एक मशीनिंग ऑपरेशन में काटने की गति को दुगना करने से टूल लाइफ 8/16 हो जाता है। ये लो भैया सर, इस बार काटने की गति हमने कितनी की है सर? दुगनी की है, और टूल लाइफ कितनी हो गई? 8/16 हो गई। तो बताइए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर काटने की स्पीड डबल की है ना, तो आप इस सवाल को डायरेक्ट भी लगा सकते हो। काटने की स्पीड को डबल करना है तो आप सीधा सीधा कहिए कि जो v है उस v को डबल कर दे, है ना? और टूल लाइफ कितनी हो जाएगी? 8/8, 8/8 कर दिया, 8/8 की पावर 8/8 नहीं है, टूल लाइफ 8/16, 8/16 एन। बस बराबर हमेशा 1 करना है, इसके किसके बराबर करना? 1 के। यहां से आप एन निकाल सकते हो। ओके, ये डायरेक्ट इफेक्ट का प्रभाव होता है। तो मेरे भाई 8/16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है, 2 नीचे चला जाएगा 8/2, 2 की पावर यहां 1 है। तो बताइए 4n बराबर 1, तो 4n बराबर 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला उत्तर होगा इस सवाल का सही उत्तर है, बी वाला उत्तर। नेक्स्ट है यार, लो 42 नंबर, ये इसरो में आया हुआ सवाल है, जाते देख लीजिए ना। कुछ मैंने न्यूमेरिकल इसलिए डाले ना क्योंकि कई बार फिटर में क्या होता है कि मशीनिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए। सवाल देखिए क्या है, धातु के मोड़ के संचालन में एक टूल द्वारा मुख्य काटने का बल, बच्चों इन्होंने बल दे दिया, बल कितना बोल दिया सर? बल बोल दिया 400 N, N का मतलब न्यूटन होता है। डेप्थ ऑफ कट इन्होंने बोल दी है 2 mm, और इसके अलावा इन्होंने फीड भी बोल दी है सर, फीड का मान है 0.1 mm पर रिवोल्यूशन। ठीक है, बोला जा रहा है दबाव कितना होना चाहिए, कितना दबाव होना चाहिए? तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी हम लोगों को प्रेशर निकालना होता है, दबाव निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना? फोर्स की जगह आपने 400 न्यूटन लग दिया, एरिया के लिए 2 mm इंटू 0.1 mm का मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे mm का मल्टीप्लाई है तो 101% इसका आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। तो सवाल का सही उत्तर न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन सवाल सॉल्व कैसे हो? तो बच्चे इसका दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा दिया, ऊपर 4000 नीचे 2, 4000/2 बताइए कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अरे ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो नेक्स्ट आइए। चलो बच्चों 43 नंबर सवाल ये देखो, इस तरह के सवाल ना अभी तक हुए नहीं थे, तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं आपको ऐसा सेट दे रहा हूं जिसमें मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं, और इसी वजह से मैंने आप लोगों के सामने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। हालांकि मैंने आपको न्यूमेरिकल जरूर 1-2 डाले हैं, और ये शायद ऐसा पहला सेट होगा जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल डाले बच्चों। इसलिए ना कभी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए इसरो वगैरह के जिसमें फिटर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने देखा कि फिटर में कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और मेरी मजबूरी थी कि 1-2 ऐसे न्यूमेरिकल डालना। बाय द वे अगर पेपर इधर उधर से बना और आपके में न्यूमेरिकल आ रहे तो आपको पता होना चाहिए ना कि हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं।
अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, बोला जा रहा है इन ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड सी टिस्टो इंडिकेट करता है। सर इन्होंने बोला है कि बताइए ग्रेड सी टिस्टो इंडिकेट करता है ना। तो ग्रेड सी के बारे में समझा, तो ध्यान रखना ये जो ग्रेड सी है ना, ग्रेड पहले क्या बताता है सर, ग्रेड सी ना बताता है कि हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट ग्रेड का है कि मीडियम ग्रेड का है कि हार्ड ग्रेड का है, यही तो है। तो फिर मैंने आपको याद करो बताया था ए से लेके जो एच होता है वो कैसा ग्रेड का होता है सर, वो सॉफ्ट ग्रेड का होता है। अरे ए से लेके एच बताइए कैसा होता है सर, ए से लेके एच हमारा सॉफ्ट होता है। सी इसी के बीच में आएगा और सी अगर इसी के बीच में आएगा तो इसका आंसर जाएगा सॉफ्ट व्हील के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा सॉफ्ट व्हील के साथ। नेक्स्ट आइए अगला 44 नंबर बताइए। 44 नंबर बोला जा रहा है लौह कार्बन चरण में क्षैतिज अक्ष पे क्या बनाया जाता है? आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का क्वेश्चन है मेरे भाई। जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हैं है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे। तो यहां एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो हमारा होता है 723। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, लोहे का 723। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में वाई एक्सेस में लेते हैं हम लोग टेम्परेचर को और मेरे भाई एक्स एक्सेस में लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन है ना। तो इन्होंने किसके बारे में पूछा है सर, क्षैतिज अक्ष के बारे में पूछा है। तो आंसर इसका कार्बन की प्रतिशत के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला। ठीक है चलो आ रही है नेक्स्ट। व्हाइट मेटल, आप मुझे बताओ इनमें से क्या है? बेबिट मेटल, व्हाइट मेटल ये सब एक ही होती है और बेबिट मेटल में मेन जो पाया जाता है वो एंटीमनी पाया जाता है। एंटीमनी का यूज एंटी फ्रैक्शन बेरिन बनाने के लिए करते हैं। तो बेबिट मेटल में क्या क्या होता है? तो टिन होता है, कॉपर होता है, एंटीमनी। टिन, कॉपर, एंटीमनी ये हमारा बेबिट मेटल या व्हाइट मेटल के नाम से जानी जाती है ना। बच्चों याद रखना ये जो बेबिट मेटल है ना, इसका यूज कहां करते हैं? तो कह देना इसका यूज करते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिन बनाने में। एंटी फ्रिक्शन बेरिन बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों, बोला जा रहा है जंगरोधी इस्पात है ना, स्टेनलेस स्टील में प्रमुख तत्व क्या है ना। देखो जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में मेन जो होता है वो होता है क्रोमियम, हालांकि निकेल भी होता है, लेकिन उन्होंने जब मेन बोल दिया तो मेन हमारा क्रोमियम होगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का मतलब ये होता है एक ऐसा पदार्थ जिसमें जंग ना लगे, तो आप क्रोमियम लगाइए है ना। नेक्स्ट आइए अगला, चलो अगला सवाल बताइए। बच्चों बोला जा रहा है द कार्बन कंटेंट इन हाई कार्बन स्टील। आप बताओ हाई कार्बन स्टील में कार्बन कितना होता है? अरे मेरे भाई हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन होता है देखो 50% से ज्यादा, 14% से ज्यादा, ये सब बकवास आंसर है। एक्चुअली में जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है ना, उसमें कार्बन 0.8 से ज्यादा ही होता है और 0.8 से ज्यादा वाला जो सही उत्तर है वो 0.6 से ज्यादा, ये सवाल का सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई लो कार्बन स्टील में कितना होता है, मीडियम में कितना होता है, हाई में कितना होता है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताई हैं, वहां से जरूर नोट डाउन कर लेना। तो जो हाई कार्बन स्टील होता है ना, एक्चुअली में उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.8 से 1.5% तक होता है। अब 0.8 से 1.5% तक होता है तो आप इसको 0.6 से ज्यादा कह सकते हैं ना। अब जैसे देखो 1.4 से ज्यादा ये लॉजिक ही नहीं है, 1.4 से ज्यादा तो 2% से भी ज्यादा हो सकता है, गलत हो जाएगा फिर आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पॉइज किसकी यूनिट है? कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो हमारी जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पॉइज की बात की जा रही है, तो मेरे भाई दाब का वैसे मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये जो पॉइज है ना सर, पॉइज की यूनिट विस्कोसिटी या विषयांतर मात्रक पॉइज होता है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो पॉइज जो है वो सांता की यूनिट होती है। चलो नेक्स्ट आइए, एल्यूमिनियम का घनत्व क्या होता है? इन्होंने बोला है एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या होती है हरा। तो बच्चों जब हम कहते हैं एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है, याद कर लो, एल्यूमिनियम की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातु बताइए तो आपको गोल्ड बतानी है ना। गोल्ड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसकी भैया? गोल्ड की। तो गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है
और वो रिलेटिव डेंसिटी होती है 19.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस सवाल का सही आंसर, क्योंकि इन्होंने एल्यूमिनियम के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बताइए इसके साथ जरा बी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है कि सर्कुलर प्रोफाइल कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन सीएनसी मशीन। बच्चों सीएनसी मशीन में मैंने आपको सारे कोड याद कराए थे, याद कीजिए। तो याद रखना उसमें अगर सर्कुलर प्रोफाइल हमें प्रोड्यूस करनी होती है तो हम लोग जो कोड यूज करते हैं वो G03 यूज करते हैं, है ना। तो वहां से आप सारा का सारा कोड याद जरूर कर लेना, G कोड, M कोड, वो सब याद होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना लेथ मशीन सीएनसी मशीनों में एक फुल फॉर्म भी बहुत आता है हमारे एग्जामों में, जिसको बोलते हैं CMM। CMM का पूरा नाम क्या है? CMM का पूरा नाम होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, है ना। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ध्यान रखना ये हमारा CMM मशीन का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। 52 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि मेरे पास क्या है सर, मेरे पास एक D बड़ा व्यास है, स्मॉल d छोटा व्यास है, L टेपरेट लंबाई है, तो बताइए इसका tan अल्फा क्या होना चाहिए, मतलब अर्ध शंकु कोण क्या होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना। तो याद रखना जब भी कभी आपके पास कोई भी टेपर जॉब होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई टेपर जॉब है ऐसे, है ना, तो बच्चों ध्यान रखना इस टेपर जॉब का जो हमारा अल्फा होता है, पहले ये एंगल होता है पूरा 2 अल्फा, ले जब 2 अल्फा से हम केवल अल्फा निकालते हैं, एक तरफ का डायमीटर D1 है, दूसरे तरफ का डायमीटर D2 है, और यहां से यहां तक की लंबाई L है। तो बच्चों जब हम टेपर एंगल अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा निकालते हैं, तो याद रखना tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है D1 - D2 डिवाइड बाई 2L। हालांकि हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये इतना गैप, सिर्फ इतना गैप, ये गैप हो जाएगा D1 - D2 बटे 2, है ना मेरे भाई। ये गैप लंबाई L है, और अगर ये 2 अल्फा है तो ये पूरा 2 अल्फा है, तो आधा अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा लगा दीजिए, तो tan अल्फा बराबर यही आंसर आना चाहिए D1 - D डिवाइड बाई 2L, हरा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब चाहे D1 - D2 कर दो या कैपिटल D1 स्मॉल d कर दो, इतनी बात है। 53 देखिए, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन डिसकंटीन्यूअस चिप आर प्रोड्यूस्ड, है ना। बोला जा रहा है कि मेटल कटिंग ऑपरेशन में डिसकंटीन्यूअस चिप कैसे बनती है। सर डिसकंटीन्यूअस चिप है, मैंने बताया ना, डिसकंटीन्यूअस चिप भंडोर मटेरियल के लिए बनती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए बनती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, क्या बोला जा रहा है 54 नंबर, जिट वह युक्ति होती है जिसे, याद करो जिट्स एंड फिक्सचर, जिट वह युक्ति होती है जिसे पकड़ा भी जाता है, जो जॉब को पकड़ता भी है और टूल को गाइड भी करता है ना। तो आंसर क्या जाएगा, होल्डिंग द वर्क पीस एंड गाइड द टूल, क्योंकि जिट की बात की जा रही है, तो जिट एक तो जॉब को होल्ड भी करता है, टूल को गाइड भी करता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर होगा। लेकिन अगर सिर्फ फिक्सचर की बात की जाती है तो फिक्सचर का काम होता है जॉब को होल्ड करना। जिट्स का इस्तेमाल ड्रिलिंग बोरिंग के लिए किया जाता है, फिक्सचर का इस्तेमाल मिलिंग और ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आइए 55 नंबर सवाल बच्चों, 55 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस। आप मुझे बताओ इनमें से कौन ग्राइंडिंग प्रोसेस का कोई एडवांटेज नहीं है। बच्चों आप लोग सारे ऑप्शन पढ़िए, हीट ट्रीटेड कंपोनेंट कैन बी ग्राउंड, ग्राउंड का नहीं होना चाहिए, यहां ग्राइंड होना चाहिए था, ग्राइंड है, एकदम सही है। बच्चों आप थोड़ा गौर से देखिए, मैंने आपको बताया था कि ग्राइंडिंग सरफेस ना या ग्राइंडिंग प्रोसेस एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, इससे ज्यादा मटेरियल नहीं रिमूव होता, बहुत कम मटेरियल रिमूव होता है। तो इन्होंने जो एक लाइन लिखी ना, भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना, आपको बता दें ग्राइंडिंग प्रोसेस में कभी भी भारी मात्रा में पदार्थ नहीं हटाया जाता, है ना, भारी मात्रा में पदार्थ नहीं हटाया जाता, ये एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट सवाल बोला जा रहा है कि 4 पेंच प्रति इंच, 4 पेंच प्रति इंच का पहले मतलब समझो क्या है, और फिर मैं इंग्लिश भी पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है टू कट ए वर्म ऑफ 0.4 इंच लीड ऑन अ लेथ विद अ लीड स्क्रू 4 TPI। देखो लीड स्क्रू की जो पिच दी रही है वो 4 TPI है, समझो बात को, यानी लीड स्क्रू बना हुआ है 4 TPI का। तो याद करो लीड स्क्रू की पिच कितनी हो जाएगी, 1/4 इंच, ऐसे ही बोला जा रहा ना। लेकिन इससे हमें जो काटना है वो कितना काटना है बच्चों, हमें जो काटना है वो 0.4 का काटना है, लिखा है ना टू कट ए वर्म 0.4 इंच लीड, है ना। लेकिन हमें जो काटना है वो 0.4 का काटना है, यानी स्पिंडल की जो पिच हो जाएगी वो 0.4 इंच हो जाएगी, देख लो 0.4 इंच के, है ना।
तो वर्म काटना है 0.4 इंच का, और यहां पर एक्चुअली में यहां एक वर्ड लिखा होना चाहिए था पर लीड, तो ये दिक्कत है। लीड का मतलब क्या होता है सर? लीड का मतलब वही होता है ना एक चक्कर में चली रही दूरी, और एक चक्कर में चली रही दूरी पिच होती है। चलो तो बताइए, अगर मैं इसके लिए डियर रेशियो बनाऊं तो मुझे बच्चों इनका अनुपात बनाना पड़ेगा। इनका क्या बनाना पड़ेगा? अनुपात बनाना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने लीड स्क्रू की पिच लिख दी, किसी भी तरह से लिख दीजिए, ऊपर नीचे स्पिंडल की पिच लिख दी। तो ये हमारा 8/4 डिवाइड बाई 0.4। मेरे भाई जैसे आप 0.4 को हटाओगे तो यहां पर देखो 0.4 को हटा देने के बाद कितना आ जाएगा? सर यहां 0.4 हटा ही नहीं, पहले तो मैं इसको सही कर लूं, है ना, एक और लाइन लिख लूं। तो आप ये बताओ ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1.6, और 1.6 को आप देखिए तो 10/16, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लेथ मशीन होती है उसमें जो डियर लगाए जाते हैं, वो डियर की दांतों की संख्या मैंने याद कराई थी। देखो मैं फिर बता दूं, पिछले वाले लेक्चर को आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो वहां पर मैंने जब डियर दांतों की संख्या बताई थी तो वहां 20 दांतें थे, 25 दांतें थे, 30 दांतें, 10 दांतें थोड़ी ना थे। तो 10 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया मान लीजिए, तो ऊपर बताइए कितना हो जाएगा? 50, नीचे 80, यानी 50 और 80 दांतों वाले डियर यूज कर सकते हैं। 50 और 80 दांतों वाले डियर यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और कोई है उत्तर? देखो बच्चों यहां 20 का मल्टीप्लाई कर दे, 16 दूनी 32, नहीं। 16 के पहाड़े में क्या 60 आएगा? नहीं। 60 आएगा, 100 आएगा? नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा एकदम सही है। 12 से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 120 और नीचे 12 से, 12 से नीचे मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, ये वाला उत्तर भी पॉसिबल नहीं है, देख लो जाए, मैंने सोचा पॉसिबल है। तो लेथ मशीन के जो डियर आप लोग को दिए जाते हैं ना, 5, 25, 30, 35 ऐसे दांतों की संख्या वाले डियर यूज करते, तो उन्हीं का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 50 और 80। नेक्स्ट आइए, ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु होती है? बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है में है ये ब्रॉन्ज है, कासा जिसको बोलते हैं। अरे ब्रॉन्ज याद रखना, कॉपर और एसएन, सीयू और एसएन का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज। तो कॉपर और टिन, ये सवाल का सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, होल बेसिस सिस्टम में, है ना, होल बेसिस सिस्टम में बोला जा रहा है कि सुराखों का निम्नतर विचलन 0 है। देखो होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये आपको बेसिक साइज की लाइन खींची, है ना बच्चों। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है? होल बेसिस सिस्टम में ध्यान रखना, हमारे पास इस तरह से होल होता है जिसका फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है, और ये तरह का कैसा? सर ये एच टाइप होता है, कैपिटल एच टाइप, कैपिटल एच टाइप। तो बच्चों कैपिटल एच टाइप होल होता है जिसका लोअर डेविएशन या फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है ना। ये कहलाता है तुम्हारा होल बेसिस सिस्टम। लेकिन जब इसको सॉफ्ट बेसिस सिस्टम बनाते हैं ना बच्चों, तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, इसका भी फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है, लेकिन यहां पर जो फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है बच्चों वो अपर डेविएशन होता है, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। सर यहां पर भी फंडामेंटल डेविएशन 0 होगा, और फंडामेंटल जो डेविएशन 0 होगा सर वो कह सकते हैं कि कैसा डेविएशन होगा? वो हमारा अपर डेविएशन होगा। ये हमारा सॉफ्ट, ये स्मॉल एच होता है, ये स्मॉल एच टाइप होता है ना। तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। इन द होल बेसिस सिस्टम द फॉलोइंग डेविएशन टाइप्स ऑफ होल, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा एच, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला था कि हमें फंडामेंटल डेविएशन को या डेविएशन को 0 करना है, ओके। ऑप्शन नंबर एच, सी। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में माइक्रोन में N1 का रेट पूछा जा रहा है कि बताइए N1 का रेट कितना है। ये आसान सवाल है। याद करो मैंने N12 से शुरुआत की थी, कल ही याद कराया था आप लोगों को। N12 कितना था सर? 50 माइक्रोमीटर था। फिर इसका आधा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में जो हमारा N1 मिला था बताइए उसका मान कितना था? 0.025। अब आधा करते जाइए, आपको खुद ही मिलता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा 0.025 माइक्रोमीटर। द बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील यूज टू हाई रेट ऑफ स्टॉक मटेरियल, है ना, मतलब वो कौन सा बॉन्ड है ग्राइंडिंग व्हील में वो जो सबसे ज्यादा मटेरियल को रिमूव करता है? तो सबसे ज्यादा मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज करते हैं, है ना। तो बच्चों दो विट्रीफाइड बॉन्ड है, वो मेटल रिमूवल रेट ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा मेटल रिमूवल रेट है। लेकिन बच्चों इस बॉन्ड को यूज करने से जो फिनिश मिलता है ना, फिनिश वो सबसे कम मिलता है। कॉपी में नोट डाउन करना, नया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं डिटेल में।
कि जब आप ग्राइंडिंग व्हील में विट्रीफाइड बॉन्ड यूज करते हैं तो मेटल रिमूवल रेट सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिनिश सबसे कम। इसी तरीके से रबर बॉन्ड होता है। रबर बॉन्ड अगर आपने यूज किया है तो मेटल रिमूवल रेट बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिनिश सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां आप ज्यादा मटेरियल निकालोगे वहां पर फिनिशिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। तो मेरे भाई कोई भी सवाल इससे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जाना। देखो हिंदी इंग्लिश इसीलिए दी जाती है। होता क्या है कि नीमी पैटर्न में कभी आप जाके देखिए तो टेक्निकल वर्ड की जो इंग्लिश आती लिखी रहती है बड़ी कठिन लिखी रहती है ना। तो मेरी भी मजबूरी है बोथ लैंग्वेज देना। कई बार हिंदी का फायदा उठाते, कई बार इंग्लिश का। सवाल देखिए, एक सेपर मशीन निम्नलिखित में कौन सा भाग वापसी स्ट्रोक में औजार को ऊपर उठाने में मदद करता है? बहुत बढ़िया सवाल। आप बताओ, बहुत ध्यान से सुनो कायदे के साथ। देखो होता क्या, देखो उत्तर है जैसे कि हम लोगों का टूल ऐसे कटाई कर रहा है, तो जब वापस आता है तो कटाई नहीं करता, तो वापस आते समय टूल को हल्का सा ऊपर उठा लेते ताकि जब ऐसे वापस आए ना तब पता है क्या हो जाना चाहिए सर? वापस आते समय एक चीज हो जानी चाहिए कि टूल वर्क पीस से थोड़ा ऊपर उठ जाए, गैप आ जाए। और ये गैप इसलिए लाया जाता है ताकि टूल जो है वर्क पीस के साथ घिसे नहीं। और ये गैप लाने का काम बताइए कौन करता है? क्लैपर बॉक्स करता है इस गैप को लाने का काम। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्लैपर बॉक्स। बच्चों अगला सवाल है टॉलरेंस साइज। इन्होंने बोला है कि जो टॉलरेंस साइज 40G रिप्रेजेंट है करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्होंने बोला है 40G स्मॉल सिट्स, ऐसे लिखा है। तो बच्चों 40 तो हमारा बेसिक साइज हो गया। स्मॉल जी बताइए किसके बारे में बताया था सर? स्मॉल जी बारे में बताया था शाफ्ट के बारे में, है ना। तो 40 मिलीमीटर मूल आकार होगा, होल गलत है सर, ये स्मॉल जी लिखा है, शाफ्ट होगा। तो 40 मिलीमीटर मूल आकार के साथ सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई ये सिट्स क्या होता है सर? ये सिट्स मूल आकार नहीं होता। इन्होंने जो सिट्स को मूल आकार कह दिया बकवास, बताया ना मैंने। ये जो सिट्स होता है ये क्या होता है? तो कह रहा सिट्स का मतलब होता है बच्चों टॉलरेंस ग्रेड, है ना। सिट्स का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है बच्चों। टेपर रिंग गेज, पहले बात समझो, रिंग गेज का मतलब क्या होता है? रिंग का मतलब होता है छल्ला टाइप, है ना। तो बच्चों जब भी कभी हमारे पास गेज रिंग गेज होता है, रिंग गेज, तो रिंग गेज का मतलब हो गया कि ये एक तरह का टेपर है और ये इंटरनल होगा क्योंकि रिंग गेज है। तो रिंग गेज में इंटरनल टेपर होगा, लेकिन जब इससे हमारा जॉब मापा जाएगा तो बताइए वो जॉब कैसा मापा जाएगा? तो वो जॉब मापा जाएगा हमारा एक्सटर्नल टेपर। जॉब कौन सा टेपर मापेगा सर? जॉब मापेगा हमारा एक्सटर्नल टेपर, है ना। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? गेज अगर इंटरनल टेपर रखा है तो हमारा जो जॉब होगा वो एक्सटर्नल टेपर का होगा। तो चेक इन आउटसाइड टेपर, ये सवाल का सही आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? गेज में अगर इंटरनल टेपर है तो वो कौन सा टेपर मापेगा सर? वो मापेगा हमारा आउटसाइड टेपर, बी आंसर नेक्स्ट है। बच्चों अगला सवाल है व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का बताइए यूज क्या है? अरे सर थ्रेड रिंग गेज है, तो थ्रेड रिंग गेज की मदद से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? थ्रेड रिंग गेज इस तरह से होता है जिसकी मदद से हम चूड़ियों का या चूड़ी मापते हैं। आप सीधा सीधा कहिए, अरे वो भी बाह्य चूड़ी, क्योंकि ये हमारा वैसे है ना, और बाह्य चूड़ी को मापते। तो आंसर क्या जाएगा? टू चेक इंटरनल नहीं, टू चेक एक्सटर्नल थ्रेड। थ्रेड रिंग गेज की मदद से, आंसर गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में 8 सेकेंड होती है। ये जो डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम है थ्रेड पिच गेज का। माफ करिएगा मैंने गलत पढ़ लिया था। ये डायग्राम है थ्रेड पिच गेज का, और थ्रेड पिच गेज की मदद से क्या नापते हैं? तो कह देना थ्रेड पिच गेज की मदद से नापते हैं हम लोग पिच, है ना। लेकिन डायग्राम में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थ्रेड रिंग गेज। तो बच्चों जैसे ही हमने कहा रिंग, रिंग का मतलब एक छल्ला, छल्ले का मतलब इसमें जो कुछ भी होगा इंटरनल होगा। तो इंटरनल होगा इसका मतलब ये आंतरिक चूड़ियां इसमें बनी होंगी, आंतरिक चूड़ी। आप मेरी बात समझो, ये मतलब रिंग गेज में बनी होगी आंतरिक चूड़ी। तो मापेगा कौन? क्या मापेगा? तो वर्क पीस में बनी होगी बाह्य चूड़ी। तो इस सवाल का आंसर जाएगा चेक द आउटर चेक द एक्सटर्नल थ्रेड,
टू चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, ये सही आंसर है। क्योंकि एक तो थ्रेड मापेगा, तो थ्रेड मापेगा तो हमें थ्रेड वाला आंसर बताना है, डायमीटर वाला तो बताना ही नहीं। रिंग गेज है तो उसमें इंटरनल होगा, मापेगा एक्सटर्नल। ऐसे याद करो रे, तभी 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 कंफ्यूजन नहीं हो रहा, इस बात को याद रखिएगा। और अगर ऐसे नहीं याद करा तो हमेशा कंफ्यूजन हो रहा। सवाल देखिए क्या, प्लग गेज की दो साइड का व्यास किसके बराबर होता है? इन्होंने बोला है दो साइड का व्यास किसके बराबर होता है। बच्चों प्लग गेज बोला जा रहा है, प्लग गेज ऐसे ही तो होता है। प्लग गेज किसको मापेगा? तो कह रहा है ये होल को मापेगा, यहां एक होल होगा तो इसको मापने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर यहां एक होल होगा, इसको मापने के लिए प्लग गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये गो साइड है, गो साइड हमेशा हरे कलर से बनाई जाती है ना, और नो गो साइड ध्यान रखना किस कलर से बनाई जाती है, तो नो गो साइड लाल से। ओके, अब देखो गो साइड कैसी बनानी है। मान लो किसी होल की हमें जांच करनी है, मान लीजिए हमारे पास ये होल है और इस होल की जांच करनी है कि ये होल सही बना नहीं बना, तो हमें गो साइड जो बनाना होगा वो बच्चों लोअर लिमिट का बनाना होगा, जो कि इसमें चला जाए आसानी से, है ना। नो गो वो कैसा बनाना होगा? सर ये हमें अपर लिमिट का बनाना होगा ताकि ये ना जा पाए। तो पता चल जाएगा कि हमारा जॉब या होल एक निश्चित लिमिट के अंतर्गत है। तो आंसर क्या जाएगा? मिनिमाइज द साइज ऑफ होल। गलत। क्या इन्होंने बोला था? गो साइड का व्यास किसके बराबर है? लोअर लिमिट के बराबर है। और लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? मिनिमम साइज ऑफ होल। ये सही है, मिनिमाइज साइज ऑफ होल। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। होल का कम से कम साइज, एक्चुअली में आप इसकी हिंदी जो लिख ले, हाँ ये भी सही है, ये भी हिंदी सही है एकदम। होल का कम से कम साइज, ऑप्शन नंबर है। 66 नंबर देखिए, आकार और उसके संगत मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं? देखो आकार और मूल आकार, जैसे कि मैंने कह दिया कि किसी का मूल आकार 20 mm है, किसी का मूल आकार 20 mm है, लेकिन तुमने बनाया कितना? 20.2 mm। देखो मूल आकार 20 mm है लेकिन बनाया 20.2 mm, तो इससे इंस्टा 20 का डिफरेंस रेट लाता है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, विचलन। लिमिट नहीं कहना, लिमिट का मतलब होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसा नहीं बोला जा रहा। मूल आकार और जिसका जो आपने बनाया है उसके बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। टॉलरेंस भी नहीं कहना, टॉलरेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 67 बच्चों 67 नंबर है, यदि L कट की लंबाई है, N कटों की संख्या है, N RPM है, तो बताना है कि समय कितना होना चाहिए, है ना। कटिंग समय कितना होना चाहिए? बच्चों कटिंग समय का एक ही फॉर्मूला होता है हर बार, ऊपर लेंथ डिवाइड बाई फीट इंटू N, ये होता है। लेकिन अगर सिंगल कट में कटाई की जा रही तो ये फॉर्मूला, और अगर 2 कट में की जा रही तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 कट में की जा रही तो 3 से मल्टीप्लाई, N कट में की जा रही तो N का मल्टीप्लाई। तो लिखा है ना, लंबाई L, काट की लंबाई N, कटों की संख्या है, तो बताइए समय कितना होना चाहिए? तो L इंटू N डिवाइड बाई फीट इंटू N। ये देखो ये सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए बच्चों 68 नंबर सवाल बोला किया जा रहा है, 68 नंबर है कि आपके सामने है 25H7P6 ऐसे, फिर बोला जा रहा है कि सूचित फिट, बताइए ये कौन सी फिट है? बच्चों इन्होंने सिर्फ फिट पूछ ली, तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि होल और बेसिस सिस्टम कैसे बनाया जाता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, है ना। होल को हम ऐसे दिखाते हैं, यह होल है, और शाफ्ट को हम कैसे दिखाते हैं? शाफ्ट को हम ऐसे दिखाते हैं सर। ओके बच्चों जब हम होल दिखाते हैं ना तो कैपिटल ए से शुरुआत होती है। जब हम होल दिखाते हैं तो कहां से शुरुआत होती है? कैपिटल ए से, और जाता कहां है? जेड सी तक। बीच में यहां पर एक एच आता है, ये एच टॉलरेंस रिलेटेड कैपिटल एच, है ना, यानी होल ऐसे होना चाहिए, टोटल एच दिखा है। स्मॉल पी है, स्मॉल पी यहां से शुरुआत होगी, स्मॉल ए, और यहां पर जाएगा स्मॉल एच के साथ, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर इसके बाद आगे, अरे सर स्मॉल एच स्मॉल पी तो काफी ऊपर आएगा, स्मॉल पी तो काफी ऊपर आएगा, है ना। तो मेरे भाई यहां कहीं स्मॉल पी है ऊपर साइड, तो जब ऊपर साइड आ गया तो यहीं से समझ में आ गया सर, है ना भाई। एच के बाद हमारा क्या आएगा सर? एच के बाद आगे जो भी अल्फाबेट आएगा पी तो काफी ऊपर जाएगा, और ये क्या है? शाफ्ट है, तो शाफ्ट बड़ा हो जाएगा, और अगर शाफ्ट बड़ा हो गया तो 101% ये कौन सी फिट होनी चाहिए सर? ये हमारा इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट बच्चों बोला जा रहा है आरए वैल्यू ऑफ अ सरफेस रिफर, मतलब
किसी सरफेस की जो आर की वैल्यू होती है वो टिस को रेफर करती है। सर कैपिटल आर बोला जा रहा है। कल ही मैंने पढ़ाया था, पिछला वाला जो सेट 07 था उसमें मैंने आर के बारे में डिटेल में बताया था। जो आर होता है वो क्या होता है, सरफेस रफनेस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अगर बड़ा व्यास 30 मिलीमीटर है, छोटा व्यास 26 मिलीमीटर है, टेपर की लंबाई इतनी है और कुल लंबाई इतनी है, तो बताइए टेल स्टॉट ऑफसेट प्रणाली में टेपर उत्पन्न करने के लिए दिया गया ऑफसेट। सर टेल स्टॉट का ऑफसेट पूछ रहा है, तो टेपर टर्मिनेट करने के लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड। और टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एल इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2l। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। कैपिटल एल कितना है सर, कैपिटल एल है 200 mm, कैपिटल डी कितना है 30, स्मॉल डी कितना है 26 डिवाइड बाई 2, स्मॉल एल कितना है सर, स्मॉल एल है 100। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो साफ साफ पता चल रहा है ये वाले फॉर्मूले को जैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये कैंसिल, 30 में से 26 जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा सर, 4 mm के साथ जाने वाला है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट 71 बच्चों, बोला जा रहा है 6 मिलीमीटर पिच के अड्र पेच वाली लेथ में जॉब 3 मिलीमीटर का है। देखो ये लीड स्क्रू की बात कर रहा है, लीड स्क्रू जिसको अड्र पिच वाली भी कहते हैं ना। तो लीड स्क्रू की जो पिच बोली जा रही है वो कितनी है सर, 6 mm, और 3 मिलीमीटर पिच का कर्तन करना है जॉब में। जॉब का मतलब सीधा सीधा स्पिंडल, स्पिंडल में ही तो जॉब लगाया जाता है 3 mm का। तो आपको बोला जा रहा है कि भैया गियर रेशियो बता दो, है ना। लग जाएगा यार, ये इस तरह सवाल बताए ना, कुछ नहीं किया करिए, बस इनका रेशियो निकाल लिया करिए, कैसा भी रेशियो निकालिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 6/3 और 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2 या 2/8। ओके, अब 2/8 को ऐसा बनाना है कि हमारे गियर के दांतों की संख्या आ जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो कितना हो जाएगा 20, नीचे 10। बच्चों कुछ ऐसा होना चाहिए रेशियो 8 और 2 का बने, है ना। तो मेरे भाई 30 और 40, तो 30 और 40 में तो अरे यार इन्होंने इस बार लोचा कर दिया यार, 2 आंसर दे दिए 8 और 2 के। तो अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, हाँ, नहीं तो दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने लास्ट में एक और चीज बोल दी कि हमें गियर रेशियो बताना है, ऊपर ड्राइवर नीचे ड्रिविन। अभी तक ये सवाल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया। ज्यादातर हमें आंसर मिल गया था, पिछला वाला सवाल देखिए। चलो अब यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, जो ड्राइवर लगाया जाता है ना, वो कहां लगाया जाता है, तो सर ड्राइवर लगाया जाता है स्पिंडल में, स्पिंडल। और ड्रिविन जिसे हमें घुमाना होता है वो लगाया जाता है हमारा लीड स्क्रू में, ठीक है। तो ड्राइवर हमारा स्पिंडल में और ड्रिविन हमारा लीड स्क्रू में। आपने ऐसा कहा, मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि ड्राइवर अगर स्पिंडल में है तो ऊपर स्पिंडल रखेंगे और नीचे ड्राइवर है और नीचे हमारा लीड स्क्रू रखेंगे, नीचे हमारा लीड स्क्रू रखेंगे भाई, स्पिंडल ड्राइवर और इस पे ड्रिविन हमारा लीड स्क्रू। बच्चों याद करो, जब हम दांतों की संख्या का अनुपात निकालते हैं और इससे अगर पिच का अनुपात निकाला जाए तो पिच भी सेम रेशियो में ही आएगा, ऊपर स्पिंडल नीचे लीड स्क्रू, है ना। स्पीड उल्टे में आती है। चलो अब आंसर यहीं से आ जाएगा। स्पिंडल का पिच बताइए कितना है 3, लीड स्क्रू का 6, और 3 और 6 मतलब 8/2, है ना। अब तो आंसर समझ में आ रहा होगा यार, सीधा सीधा 1/2। और 1/2 अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर 60 नीचे 60, तो फटाफट बताइए आंसर किसके साथ जाने वाला है, 60 और 120। ये सवाल का सही उत्तर होगा। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप दे दिया तो क्या ही कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा वो चीज, है ना। नेक्स्ट आइए बच्चों, हेलिक्स एंगल पूछा जा रहा है। किसी भी चूड़ी का जब हेलिक्स एंगल पूछता है, किसी भी चूड़ी का हेलिक्स एंगल, तो याद रखना हेलिक्स एंगल tan अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है, ऊपर पिच नीचे पाई डी, पिच अपॉन पाई डी, ये हमारा हेलिक्स एंगल होता है। लेकिन उन्होंने पिच की जगह क्या लिया है सर, इन्होंने पिच की जगह लिया है लीड। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना। और tan अल्फा बराबर होता है भैया, tan अल्फा बराबर लीड अपॉन पाई डी। देखो पिच और लीड कैसे बराबर हो सकते हैं, अगर वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो पिच और लीड तो बराबर होंगे। अगला देखिए 73, पिच वृत्त तथा
टिप वृत्त, चलो रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द टिप ऑफ सर्कल। टिप का मतलब समझते टिप सर, टिप का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। ये देखिए जैसे कि मेरा गियर का दाता है ना, तो ये टिप हो गया, ये टिप का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये पिच हो गया है ना। तो टिप और पिच के बीच की ये दूरी बताइए क्या कहलाती है, डेट इज कॉल्ड हमारी क्या कहलाएगी, इसको अडेंडम। अब मेरे भाई इसको किस नाम से जान सकते हैं सर, इसको अडेंडम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और याद अपना पिच सर्कल से नीचे की दूरी बताइए क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं डिडेंडम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, एक हथौड़े को किससे स्पेसिफाई किया जाता है बच्चों, जो हथौड़ा होता है ना उसको हम एक तो उसके वजन से स्पेसिफाई करते हैं, उसका वजन कैसा है। दूसरा स्पेसिफाई बच्चों हो सकता है शेप ऑफ पिन, है ना, उसके पिन के आकार से, बॉल पिन, हैमर याद करो, क्रॉस पिन हैमर याद करो, है ना। तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, है ना बच्चों, पिन के आकार से भी हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 75, छिद्रों के व्यास की जांच के लिए प्रयुक्त गेज कौन सा है। छिद्रों का व्यास सर, अगर होल का व्यास जांचना है तो हमें वहां पर प्लग गेज यूज करना होगा, तो रिंग गेज तो आंसर नहीं हो सकता सर। फीलर गेज डेप्थ बताता है, वायर गेज वायर का डायमीटर बताता है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, प्लग गेज के सब्जेक्ट। ओके, तो आज हम लोगों ने सेट नंबर 08 को भी फिनिश कर लिया है। मैंने इसमें ना, क्योंकि पिछले जो 7 सेट थे उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं डाले थे, तो मेरी मजबूरी थी, मुझे पता था इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो वो डालने जरूरी थे, है ना। चलो फिर हम लोग अगला 9वां और 10वां सेट उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।